टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज देश में क्रांति और महान सपूतों को दिए गए बलिदान को याद हर साल 23 मार्च शहीद दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। इस दिन को ही शहीद दिवस के तौर पर मनाया जाता है और भगत सिंह समेत सुखदेव और राजगुरु को याद किया जाता है। हर वर्ष भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की याद में जगह जगह कार्यक्रम होते हैं और प्रयागराज का शहीदों से पुराना नाता हो, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद पार्क हो या फिर शहीद वॉल। और बता दें आपको, चंद्रशेखर आज़ाद से लेकर मौलवी लियाकत अली तक ने आज़ादी की जंग में बिगुल फूंका था और यहीं से लड़ाई भी शुरू हुई थी। प्रयागराज आज़ादी की लड़ाई का मुख्य केंद्र रहा है। ऐसे में किस तरह से आज़ादी में लड़ाई लड़ी गई और किस तरह से भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने शहादत दी और क्या पूरा वाकया है, इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है वरिष्ठ समाज सेवी बाबा अभय अवस्थी का, आइए सुनाते हैं आपको। क्या फर्क है? एक शेर है कि शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले और वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशान होगा। देखिए, देश की नौजवानी और देश के जज्बात, राष्ट्रीयता के जज्बात का आज सबसे बड़ा पर्व आज ही के दिन 1931 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने फांसी के फंदे को जो है चूम कर इस देश की आज़ादी में नौजवानों की भूमिका का बिगुल फूंका था। एक जो है धारा फूंकी थी और आज़ादी की लड़ाई में नौजवानों के लिए जो दो सबसे इम्पोर्टेंट रोल मॉडल हैं इस देश के अंदर, वो शहीद भगत सिंह और प्रयागराज में शहादत देने वाले जो है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद। ये दो सबसे बड़े क्रांतिकारी नाम हैं। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश का जो है परिमार्जन नहीं हो सकता, वैसे शहादत में नंबर 1 कौन थे इसका भी परिमार्जन नहीं, सभी का योगदान है। लेकिन जो है भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद ये सबसे बड़े जो है आज के नौजवानों। आज भी नौजवान जो है चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पे मोछों पर ताव देता है। शहीद भगत सिंह के नाम पर जो है फांसी का फंदा भी इस देश के लिए चूम लेने से हिचकता नहीं है। ये इलाहाबाद क्रांति, आज़ादी की लड़ाई का राजनीतिक केंद्र तो था ही। आपका जो है ये जो गरम दल वाले लोग थे उनका भी केंद्र था। चंद्रशेखर आज़ाद के साथ यहाँ पर जो है शहीद रोशन सिंह, शहीद लालपत भर और उसके भी पहले 1857 की गदर के जो है समय मौलवी लियाकत अली के नेतृत्व में 850 लोगों ने चौक का नीम का पेड़। तो इलाहाबाद और शहादत ये दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। और आज शहीद दिवस के दिन आज जिन 3 लोगों ने अपनी जो है फांसी को जो है चूम कर, फांसी के फंदे को चूम कर इस देश को आज़ादी का जज्बा पैदा किया था और वहीं से इस देश के अंदर क्रांति हुई थी। एक बात खास कि ये 24 मार्च को होना था, इनकी आज़ादी का, इनकी फांसी का फरमान 24 मार्च को हुआ था। लेकिन उस वक्त देश में इतना जन आंदोलन और जन आक्रोश बढ़ रहा था कि अंग्रेज डर गए कि 24 मार्च को ऐसा ना हो कि जन क्रांति हो जाए। इसलिए उन्होंने जो है अपने जो है ऑर्डर्स को जो है रिकॉल करके 23 मार्च को जो है इन तीनों को फांसी दे दिया था, और वो भी चोरी से। नहीं तो उस दिन हो सकता है देश के अंदर खूनी और सशस्त्र संघर्ष की नौबत आ जाती। तो आज हम तीनों को प्रणाम करते हैं, उनकी शहादत को शत शत नमन करते हुए इस देश के नौजवानों के अंदर देश पर मर मिटने के जज्बे को जो है बनाए रखने की अपील करते हैं। नगरी प्रयागराज, क्या आपको आर्थिक समस्या है पैसों की? अगर ऐसा है तो किस तरह से आप अपनी आर्थिक तंगी को दूर कर सकते हैं और किस तरह से आप अपने पैसों को रोक सकते हैं?
जो पैसे कमाते हैं लोग और अक्सर उनके पास वो पैसे नहीं रुकते हैं और आय से ज़्यादा खर्च होते हैं। इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है पंडित शिप्रा सदेव का? किस तरह से आप अपने पैसों को बचा सकते हैं और किस तरह से इकट्ठा कर सकते हैं और किस तरह से समस्या का निदान होगा, जानिए क्या कहना है। ओम गणपति नमः। घर में अगर फाइनेंस रिगार्डिंग प्रॉब्लम आ रही है, फाइनेंस मतलब पैसा आता है परंतु पैसा रुकता नहीं है, मनी का फ्लो मेंटेन नहीं रहता, जितना पैसा आता है उससे ज़्यादा खर्चे रहते हैं, तो आप घर में कछुआ रख सकते हैं। कछुआ जो होगा वो क्रिस्टल का हो सकता है, कांच का हो सकता है या वाइट मेटल का हो सकता है। ब्रांस का कछुआ या कॉपर का कछुआ घर में नहीं रखना चाहिए। जो कछुआ होता है वो माँ लक्ष्मी का सूचक होता है और कछुआ एक ऐसा प्राणी है जो धरती पे भी रहता है और पानी में भी रहता है। तो जब हमें घर में लिक्विड मनी को मेंटेन करना होता है, हम चाहते हैं कि घर में लिक्विड मनी रहे, तो कछुए को हम पानी में रखते हैं। और अगर हम एक सॉलिड इनकम चाहते हैं, सॉलिड मनी को मेंटेन करना चाहते हैं, तब हम एक कछुए को तिजोरी में, धरती पे या किसी शो पीस के जैसे वॉल पे या किसी टेबल के ऊपर रख सकते हैं। अब कछुए को कैसे रखना है? अगर हम जैसे मैंने बताया कि लिक्विड मनी मेंटेन करना चाहते हैं तो कछुए को हमें पानी में रखना चाहिए। तो पानी में कैसे रखेंगे? कांच की प्लेट होनी चाहिए या क्रिस्टल की प्लेट होनी चाहिए, उसके ऊपर हमें कछुए को रख देना चाहिए और उसके ऊपर पानी डालना चाहिए, यानी कि जो कछुए के पैर होते हैं वो पानी में रहे ताकि कछुआ जो है उसमें फ्लोट कर सके। ऐसा करने से घर में लिक्विड मतलब वो तैरेगा, तो ऐसा माना जाता है कि घर में पैसा आएगा, तो फ्लो मेंटेन होगा घर में। तो और जो कछुए की टेल होती है यानी कि जो पूंछ होती है वो नॉर्थ की तरफ होनी चाहिए और जो कछुए का मुंह होना चाहिए वो साउथ की तरफ होना चाहिए। ऐसा करने से मतलब मनी का फ्लो भी मेंटेन रहता है और वो धीरे धीरे थोड़ा सॉलिड इनकम की तरफ जो है वो मेंटेन होती है। कछुआ जो है हम गिफ्ट भी कर सकते हैं। गिफ्ट करने से भी हमारी मतलब एक ऐसा माना जाता है कि जब हम किसी को गिफ्ट करते हैं तो हमारी इनकम तो इम्प्रूव होती ही है, लेकिन जो हमारे नियर एंड डियर होते हैं उनकी इनकम में भी धीरे धीरे जो है बढ़ोतरी होती है। तो फ्लो ऑफ मनी या एक रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए भी जो कछुआ है उसको गिफ्ट एलिमेंट में भी हम यूज़ कर सकते हैं। मैं पंडित शिप्रा सदेव आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। जय माता दी। संगम नगरी प्रयागराज में नवरात्रि पर सामाजिक सेवा एवं शोध संस्थान की ओर से संकल्प लिया गया। साथ ही उन्होंने पहले संकल्प में हम दो हमारे दो बेटे की चाह में हम सबको जनसंख्या नियंत्रण करना होगा। 2 बच्चों में ही अब खुश रहना होगा, चाहे वे 2 लड़का हो चाहे वो 2 लड़की। दूसरा संकल्प सबको शिक्षित होना है। तीसरा संकल्प सब महिलाओं को स्वरोजगार स्वावलंबन से जुड़ना होगा। चौथा संकल्प स्वास्थ्य का संकल्प लेना होगा। 5वां संकल्प पर्यावरण संरक्षण करना है। 6वां संकल्प स्वच्छता का ध्यान रखना है। 7वां संकल्प हमको मानव पशु पक्षी के हित में कार्य करना है। 8वां संकल्प धर्म में भेदभाव नहीं करना है। 9वां संकल्प प्रकृति सौंदर्य को सुरक्षित रखना है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रियंका, आबकारी निरीक्षक, PCS अधिकारी व समाज सेवी डॉक्टर रश्मि शुक्ला ने सबको संकल्प दिलाया। इस मौके पर कई महिलाएं उपस्थित रहीं। में नवरात्र में ये प्रण लेना चाहिए कि हम किसी भी प्रकार का प्रदूषण ना फैलाएं। जितना भी हमारा पूजा का सामान है हम उसको सही रूप से अपने गार्डन में या किसी गमले में भी हम उसको डाल सकते हैं। जो उसका खाने लायक भोजन निकलता है, फूल फल, वो हम गाय को दे सकते हैं, ना कि हमें उसे नदियों में, तालाबों या पेड़ के नीचे सड़कों पे फैलाना चाहिए। और दूसरा, सही मायने में कन्या पूजन मेरी राय में वो होगा अगर हम एक भी किसी कन्या का प्रण ले लें कि हम उसको किसी तरह से सपोर्ट कर सकें एजुकेशन में। मैं चाहूंगी कि लड़कियों की एजुकेशन, मानसिक, शारीरिक और पढ़ाई, तीनों चीज बहुत जरूरी है। तीनों तरीके से मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि वो पढ़ेंगी तभी आप आर्थिक रूप से मजबूत हो सकती हैं और उनका मेंटल स्टेटस भी बढ़ेगा और शारीरिक रूप से भी उनको कोई ना कोई कराटे टाइप से कुछ आना चाहिए, जिससे कि वो कहीं भी बेहिचक निकल सकें और अपनी सुरक्षा वो खुद कर सकें, किसी पे डिपेंड ना रहें। संगम नगरी प्रयागराज, जहां कोरोना काल में सभी चीज़ ऑनलाइन हो गई थी, वहीं अब यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम होने जा रहे हैं, जिसमें अब ऑफलाइन प्रक्रिया होगी, जिसमें
फिर से छात्र ऑफलाइन इस बार एग्ज़ाम देंगे। ऐसे में क्या कहना है मनोचिकित्सक डॉक्टर राकेश पासवान का, किस तरह से बच्चों पर असर पड़ेगा और किस तरह से उन्होंने बच्चों को सलाह दी, क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। आगामी परीक्षाओं के लिए सभी छात्र छात्राओं को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और कुछ बातें जो है ज़रूरी है आज करना, क्योंकि आगामी परीक्षाओं को लेकर के बच्चों के दिलो दिमाग में काफ़ी तनाव की स्थिति है और कोविड काल की वजह से कई तरीके की समस्याओं का सामना करने के बाद आज जो परीक्षाएं हैं वो ऑफ़लाइन होने जा रही हैं। तो एक नए तरीके का वातावरण है, एक नए तरीके का परिस्थितियां हैं और इसमें सामंजस्य बनाने में कहीं ना कहीं बच्चों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके लिए किस तरीके की तैयारी रखी जाए और किस किस तरीके की दिक्कत हो रही है बच्चों को, इस पर आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि कोविड काल में जो परीक्षाएं थी वो ज़्यादातर ऑनलाइन थी और बहुत कम तैयारी से लोगों ने दी थी। और साथ ही साथ अगर कई बार तो ऐसा भी हुआ कुछ क्लासों में कि बिना परीक्षाओं के ही बच्चों को प्रमोट कर दिया गया और अब वो नए क्लासेस में आ गए और पुराने क्लासेस की चीज़ें उन्होंने अच्छे से पढ़ी नहीं, तो जिससे उनका बेस भी कमज़ोर हो गया। और अब ऐसा होता है कि पढ़ाई का जो सिस्टम होता है उसमें एक क्लास को बेस बना करके ही अगले क्लास की पढ़ाई की जाती है। तो बच्चों को एक नए तरीके का वातावरण मिला, नए तरीके का सिलेबस मिला, नए तरीके की चीज़ें मिली जो कि वो तैयार नहीं थे पिछले साल ना पढ़ने की वजह से या पढ़ाई ना होने की वजह से, पूरी तरह से तैयार नहीं थे उसके लिए। तो इस तरीके से जब वो एक नए परिस्थिति में गए तो उनके लिए बड़ा दिक्कत हुई सामंजस्य बैठाने में, पढ़ाई में अपने आप को दोबारा लगाने में। इस परिस्थिति की वजह से कहीं ना कहीं उनकी तैयारी का वो जो चरम होता है वो नहीं पहुंच पाया और पढ़ाई में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह गई पहले के मुकाबले। तो जब अब ये परीक्षाएं आ गई हैं तो बच्चों में किसी न किसी प्रकार की चिंता, किसी प्रकार का डर होना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन इसमें बच्चों को ये भी ध्यान रखना है कि जिस परिस्थिति में उन्होंने अपने घर परिवार में लोगों को स्वास्थ्य के लिए जो है संघर्ष करते हुए देखा और जिस तरीके से एक अनसर्टेनिटी का एटमॉस्फेयर रहा, उस परिस्थिति में पढ़ाई का ना होना एक स्वाभाविक चीज़ है और इसके लिए उनको बहुत परेशान नहीं होना है कि हम पढ़ नहीं पाए और इसके लिए बहुत चिंता नहीं करनी है। अब जो समय है उसमें अपना जितना वो पढ़ सकते हैं आराम से उतना पढ़ना है। बहुत परेशान नहीं होना है कि रात भर जग करके पढ़ने की कोशिश करें कि जो पढ़ा हुआ है वो भी ख़राब हो जाए और साथ ही साथ जो हम इस समय पढ़ रहे हैं वो भी हम एग्ज़ामिनेशन में प्रेजेंट ना कर पाएँ, क्योंकि अगर हम रात में सही से रेस्ट नहीं करते हैं तो मेमोरी कंसोलिडेशन की जो प्रक्रिया होती है, यानी कि जो हम पढ़े हैं उसको अपनी मेमोरी में रखने की जो प्रक्रिया होती है वो कमज़ोर हो जाती है। तो भी कभी कभी हमारा नंबर बहुत अच्छा नहीं होता है और हमारा जो आकलन है वो टीचर के आकलन से, अध्यापक के आकलन से मेल नहीं खाता है। तो ऐसी परिस्थिति में यदि नंबर कम आता है, कभी कभी दुर्भाग्यपूर्ण रूप से व्यक्ति फेल भी हो जाते हैं, तो इसमें भी बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नए उमंग, नए तरंग से हम दोबारा अगले साल के लिए तैयारी करेंगे। जीवन में 1 साल 2 साल का इतना महत्व नहीं होता है जितना महत्व हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होता है, क्योंकि हम 1 साल 2 साल के बाद उसको दोबारा पढ़ के रिगेन कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने अपनी चिंता में मानसिक स्वास्थ्य को डिस्टर्ब कर लिया तो कभी कभी हम उस स्थिति में ऐसी घटना को अंजाम दे देते हैं जिससे हमारा जीवन ही ख़त्म हो जाता है। तो हमको इसको भी ध्यान देना है कि यदि कोई निगेटिव परिणाम आता है तो उसको हमें बहुत चिंता नहीं करनी है। और एक बात का और विशेष ध्यान देना है कि कभी कभी हम बहुत अच्छे होते हैं पढ़ाई में, लेकिन कभी हमारे दूसरे साथ के सहपाठी उतने अच्छे नहीं होते हैं। तो हमें उस कंडीशन में 2 बातों का ध्यान देना है कि अपने साथ के सहपाठियों से सहयोगात्मक रवैया रखना है, उनको किसी भी तरीके का निगेटिव कमेंट नहीं देना है, किसी प्रकार से उनको बुलिंग नहीं करना है और उनके लिए हमेशा एक सहयोग का जो भी हम दे पाएँ, अपनी नोट्स से उनकी मदद कर पाएँ या कुछ बताकर जो है कि ये पढ़ लीजिए तो ये आपके परीक्षा में आ सकता है, इस तरीके की कोई अगर हेल्प कर पाएँ तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। जहां अब लोग पर्यावरण की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं और मार्च के महीने में 38 डिग्री टेम्परेचर है,
ऐसे में अब लोगों का घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। अब लोगों को चेहरे पर कपड़ा बांध कर निकलना पड़ रहा है और लोगों को सूरज की रोशनी से बचकर चलना पड़ रहा है। जिस तरह से गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है और लोगों में गर्मी के कारण अब बेहाल हो रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ कहना है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर NB सिंह का, किस तरह से पर्यावरण को बचाव करके गर्मी को दूर किया जा सकता है, किस तरह से क्या कुछ कहना है, आइए सुनाते हैं आपको। देखिए, तापीय विश्व सभी लोग जान रहे हैं, पूरी दुनिया चिंतित है क्लाइमेट चेंज। इस विकास की होड़ में हर आदमी विकास में लगा हुआ है और विकास की होड़ में प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हो रहा है। वृक्षों की कटाई हो रही है, जल साधन हमारे सीमित होते जा रहे हैं और बायोमास बर्निंग हो रही, औद्योगिकीकरण हो रहा है। इससे कार्बन का एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है फॉरेस्ट हो जाने से, इंडस्ट्री बढ़ जाने से। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जो सोलर रेडिएशन को स्टोर करके तापमान बढ़ा देती है धरती का। तो ऐसी 6 गैसें हैं। लोग ठंडा होने के लिए AC लगाते हैं, AC से क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निकलते हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन सब निकलने लगे हैं। मीथेन होती है, जहाँ धान की खेती होती है उससे मीथेन, जहाँ वाटर लॉक कंडीशन होती है उससे मीथेन निकलती है। ये सब ग्रीन हाउस गैसेज हैं। इन ग्रीन हाउस गैसेज से तापमान बढ़ता रह रहा है। विश्व की विकास की होड़ में कार्बन डाइऑक्साइड जो आज के 100 साल पहले 0.03% थी, आज हो गई 0.042%। केवल 0.012% के विकास से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। इसमें धरती का एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है और ये चिंता है कि 2050 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि कैसे रोकेंगे। इस तापीय विश्व से तापमान बढ़ने से तमाम क्लाइमेटिक परिवर्तन हो रहे हैं, तमाम एनवायरनमेंट में व्यवस्थाएं हो रही हैं। तापमान बढ़ रहा है, कहीं तापमान बढ़ रहा है और कहीं बाढ़ आ रही, कहीं सूखा पड़ रहा है, रेन अनियंत्रित हो रही है। तो इस तरह इन्वायरमेंट हमारा प्रदूषित होने के साथ साथ बिगड़ता भी जा रहा है। तो हमको कार्बन मिटिगेशन की बात करना पड़ेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन को कम करना पड़ेगा, कार्बन इमिशन को कम करना पड़ेगा। हमको अधिक से अधिक ऐसे वृक्ष लगाए जाएँ जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत दिनों तक रिटेन की जा सके कार्बन के रूप में। तो अस्थायी पौधे, लॉन्ग ड्यूरेशन, लंबी आयु वाले पौधे लगाने चाहिए। आप सोचिए, एक मनुष्य 1 साल में 2 टन कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है और एक सागौन का वृक्ष पूरी लाइफ 3.5 लाख टन CO2 एब्जॉर्ब करता है। 1 हेक्टेयर बांस का पेड़, बांस का जंगल 200 टन कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। तो आप अधिक से अधिक वृक्ष लगाइए, औद्योगिकीकरण को कम करिए, धारणीय विकास की बात हमको करना पड़ेगा, तभी हम तापमान नियंत्रित कर पाएंगे। नहीं तो इसी में हम लोग उबलते रहेंगे और केवल क्लाइमेट चेंज की बात करते रहेंगे। इसी से वर्षा अनियंत्रित हो रही है, इसी से मौसम अनियंत्रित हो रहा है, इसी से कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं तापमान बढ़ता है। थैंक यू। मैं प्रोफेसर NB सिंह, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। संगम नगरी प्रयागराज, जहां पेट्रोल के दाम फिर से एक बार बढ़े हैं और चुनाव होते ही अब पेट्रोल के दाम में वृद्धि हुई है। पेट्रोल के दाम अब प्रति लीटर 1 रुपये 60 पैसे बढ़े हैं 2 दिन के अंदर, जिसको लेकर अब लोगों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और लोगों का क्या कुछ कहना है पेट्रोल के दाम बढ़ने पर, वो भी हम आपको दिखाएंगे। मगर पेट्रोल के बढ़ते दाम से अब लोगों की परेशानी बढ़ गई है और लोगों में चिंता का विषय है। आइए सुनाते हैं क्या कहना है लोगों का। हम लोग जो बेरोजगार हैं, क्या बताएं, सरकार कुछ सुन नहीं रही है और पेट्रोल का दाम बढ़ता चला जा रहा है और क्या करें। क्या कहेंगे सरकार? बस यही चाहते हैं कि सरकार कुछ हम लोग के लिए सोचे, नौजवानों के लिए सोचे। भाई अब दूसरी सरकार, भाई एक बार फिर मौका दिया गया है, आने वाली सरकार से हमारी यही उम्मीद है और हमारे मोदी जी से यही उम्मीद है कि जो हम नौजवान जो बेरोजगार बैठे हुए हैं, ऐसा ना हो ठेला लगाने के मजबूर हो जाएं, तो हमको भी कुछ सुने। क्या नाम है? मेरा नाम अल्ताफ अली। परेशानी तो बहुत हो रही है आम जनता को, लेकिन क्या करेंगे। अब गवर्नमेंट तो अपनी मनमानी कर रही है, जो उसका मन में आ रहा है वही कर रही है। पब्लिक चिल्ला रहे, उससे कुछ फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। अरे काम के लिए तो बहुत असर पड़ा है सर। यहाँ अजय यादव। हम लोग तो स्टूडेंट आदमी हैं, साइकिल अधिकतर चलाते हैं, लेकिन कहीं आना जाना हुआ तो गाड़ी भी उठानी पड़ती है, क्योंकि मान लीजिए दूरी तय करनी है ज़्यादा दूर, तो गाड़ी उठाना मजबूरी है। और वो तो असर पड़ ही रहा है हम लोग की जेब पर। हम लोग किराया दे रहे हैं सभी चीज़ का, रूम का भी,
स्टूडेंट भी हैं। सरकार से कहेंगे कि वो तो अपनी मनमानी कर रही है, लेकिन फिर भी देखने वाली बात यह है कि जो हमसे तेल लेते हैं जो देश, चाहे श्रीलंका हुआ, बंगाल हुआ, नेपाल हुआ, वो हमसे सस्ता बेच रहे हैं तेल। उनकी कंट्री में सस्ता है और यहाँ पास सब्सिडी है, क्या है, महंगा, इतना महंगा करे हैं कच्चा तेल लेकर। क्या नाम है? आशीष कुमार यादव। नगरी प्रयागराज, जहां यूपी बोर्ड के कल इंटरमीडिएट और हाई स्कूल के एग्ज़ाम होने हैं, ऐसे में 24 मार्च को यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा होगी, जिसमें 321 परीक्षा केंद्र पर 1,86,899 परीक्षार्थी देंगे परीक्षा। 24 सेक्टर मजिस्ट्रेट, नोडल मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है, जिसमें 3 जोनल मजिस्ट्रेट, 3 सुपर जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती हुई है। 321 स्टैटिक मजिस्ट्रेट, 10 सचल दस्ते की तैनाती की गई है। तो वहीं अब CAV इंटर कॉलेज में भी पूरी तैयारी करी गई है, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूरे क्लासरूम में CCTV कैमरे से निगरानी होगी और कल अपनी छात्र यहां परीक्षा देंगे। आइए सुनाते हैं क्या कहना है स्कूल प्रशासन का। यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं पूर्ण हो चुकी हैं, कैमरे आदि और सफाई अगर पूर्ण हो चुकी हैं। यहाँ पर हर कमरों में लगा हुआ कैमरे लगे हुए हैं, CC कैमरे लगे हुए हैं और जितने भी कक्ष निरीक्षक हैं उनके द्वारा उनको क्या नाम है ये बता दिया गया है कि यहाँ पर क्या नाम है 7 बजे उपस्थिति होना है, पूर्ण होनी है उनकी, और यहाँ पर आकर के वो लोग क्या नाम है व्यवस्था को पूर्ण कराएंगे। वोट डायल के लिए गेट पर क्या नाम है सैनिटाइज़र वगैरह लगा दिया गया है और वहाँ पर जब फिस्किंग के दौरान ही उनको क्या नाम है उनको सैनिटाइज किया जाएगा और बच्चों को मास्क वगैरह दिया जाएगा। अगर नहीं होगा तो हम लोग अपने खुद यहाँ से प्रोवाइड कराएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का है कि हर कमरे में हम लोगों ने दूर व्यवस्था किया है। एक कैमरे पर, एक बेंच पर एक है और बीच वाले में 2 बच्चे बैठेंगे। CAV इंटर कॉलेज से वाइस प्रिंसिपल श्री KK प्रसाद। जहां एक बार फिर रसोई गैस के सिलेंडर की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। मंगलवार की सुबह से ही कीमत 50 रुपये बढ़ा दी गई है। प्रयागराज में 14.2 किलोग्राम के नॉन सब्सिडी रसोई गैस सिलेंडर का 962 रुपये से बढ़कर 1012 रुपये हो गया है। इसका असर लोगों की जेब पर पड़ने वाला है। तकरीबन 4 महीने बाद रसोई गैस सिलेंडर कीमतों में इजाफा किया गया है। ये पहली बार है कि जब नॉन सब्सिडी रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 1000 रुपये का आंकड़ा पार कर गई है। इससे पहले अब तक घरेलू गैस कीमतों ने कभी 1000 का आंकड़ा पार नहीं किया था। वहीं 5 किलोग्राम का वज़न नॉन सब्सिडी गैस सिलेंडर की कीमत अब 371 रुपये मिलेगा। 10 किलोग्राम का नॉन सब्सिडी कंपोजिट सिलेंडर 713 रुपये और 5 किलोग्राम का कंपोजिट सिलेंडर 371 रुपये का मिलेगा। 4 महीने बाद रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में हुए इजाफे से लोगों को समस्या और बढ़ जाएगी। इससे ज़्यादातर मध्य वर्गीय परिवारों पर असर पड़ा है और ऐसे में पेट्रोलियम कंपनी ने सोमवार रात में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे की जानकारी दी थी। वहीं अब इस पूरे मामले पर क्या कहना है गृहिणियों का, किस तरह से उनको समस्या का सामना करना पड़ रहा है और किस तरह की परेशानी का अब उनको सामना करना पड़ेगा, अपने घरेलू खर्च में किस तरह से कटौती करनी पड़ेगी, इस पूरे मामले पे क्या कहना है महिलाओं का, आइए सुनाते हैं आपको। सामना करना पड़ा क्या? देखिए, जब दाम बढ़ते हैं कहीं ना कहीं हम गृहिणियों को हमारी गृहस्थी में थोड़ी सी दिक्कत तो आती है किचन को मेंटेन करने में, लेकिन अब जैसे कि भारत की ज़्यादातर जनता, ज़्यादातर महिलाएं, हम सभी शिक्षित हो चुके हैं, तो हम समझ रहे हैं जो दाम बढ़ रहे हैं वो हमारे देश के विकास के लिए, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और रोज़गार बढ़ाने के लिए या हमारी सुरक्षा के लिए खर्च हो रहे हैं। तो हम अपने रोज़ के बजट को थोड़ा सा कम करके कोशिश करेंगे कि हम भी किसी काम आ सके देश के। तो थोड़ी परेशानी का सामना तो करना पड़ रहा है, लेकिन जैसा कि हमारे भारत में पीढ़ी दर पीढ़ी से हमारी दादी नानियाँ बताती आ रही हैं कि घर गृहस्थी कैसे संभाल कर चलानी चाहिए, चीज़ों को मिसयूज़ ना करें, तो कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा सा अपनी चीज़ें समेट कर चलें। गैस के दाम बढ़ गए हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है किचन पे आप लोगों को? बहुत फ़र्क पड़ रहा है, साग सब्ज़ी हर चीज़ ही महंगा हो रहा है, महंगाई तो आसमान छू रही है।
इसलिए गैस सिलेंडर का दाम भी बढ़ गया है। अब तो रसोई संभालना और भी दिक्कत का काम हो गया है। डेली लाइफ तो हमारी गैस से ही जुड़ी है, क्योंकि सुबह उठते वक्त चाय से हम शुरुआत करते हैं। अगर सबसे पहले अगर गैस के दाम बढ़ जाते हैं तो मतलब ये रहता है कि 1 मंथ में एक गैस सिलेंडर आपका लगता है। ये बेसिक यूज़ है, मतलब जो परिवार बहुत बचत करके चलाता है उतना। तो 50 रुपये से इफ़ेक्ट ये पड़ता है कि आपके पूरे महीने का बजट इधर उधर हो जाता है पूरा। सर हम लोग को तो बहुत असर पड़ रहा है। रीज़न क्या है कि हम लोग उसी से होके निकलते हैं, और जब बढ़ जाता है तो कुछ ना कुछ इफेक्ट तो पड़ता ही है। अब एक आदमी अगर 50 रुपये देगा और मानिए करोड़ों की जनता है तो वो कितना इफेक्ट पड़ता है लोगों पे, ये समझ में नहीं आता है सरकार को। तो सरकार जो है वो बढ़ाती चली जा रही है और हम लोग इफेक्ट होते चले जा रहे हैं। बहुत असर है। 50 रुपये से सुनने में अच्छा लगता है, सुन के कि मतलब 50 रुपये कुछ नहीं है, लेकिन जिनका प्राइवेट जॉब उनसे पूछिए ना 50 रुपये उनके लिए क्या मायने रखता है। हमको तो फ्री राशन भी नहीं मिल रहा है कि हमें फ्री राशन मिल रहा हो, हमें तो ये भी नहीं मिल रहा, ये भी सुविधा नहीं दी जा रही है। और सिलेंडर का रेट भी बढ़ता ही जा रहा है। और जो नॉर्मल प्राइवेट जॉब करने वाले हैं उनकी तो इनकम भी ज़्यादा नहीं है। सरकार भले ही जो पैसे वाले वर्ग है उनको देखकर ही गैस सिलेंडर का रेट बढ़ाती हो, या और कुछ सब्सिडी भी नहीं दे रही। जो पहले थोड़ा बहुत मिलता था वो भी बंद कर रखे हैं। तो जीवन पर असर है? जी सर, बहुत असर है। अपील करना चाहेंगे सरकार से? अपील करना तो यही चाहेंगे कि सर हम लोग के बारे में भी सोचे कि सरकार आखिर कुछ सोच समझ के तो हमने वोटिंग किया होगा, लेकिन सरकार के तो समझ में आ नहीं रही। वो अपने ही अपने फ़ायदा ही देख रही है। क्या सुना आपका? कल्पना यादव। 50 रुपये ही उनके लिए तो सिर्फ 50 रुपये है, लेकिन हमारे लिए तो 1000 हो गया है ना। तो वो 1000 से इफ़ेक्ट तो हमारे ऊपर बहुत पड़ेगा। पहले का सिलेंडर जो था इनकी सरकार बनने से पहले 450 में ही थी, लेकिन अब डबल से भी ज़्यादा हो रहा है। तो इतना तो सोचना पड़ेगा ही ना सरकार को कि कुछ तो फ़ायदा दे। अरे जैसे अनाज सर हम लोग को फ्री दे रही है, उसी तरह सिलेंडर भी कुछ महीने का फ्री दे, 2 महीने 3 महीने फ्री तो देना ही चाहिए। क्या सुना है? उज़मा परवीन। जैसा कि महंगाई बढ़ रही है, आज गैस के भी दाम 50 रुपये के लगभग बढ़ गए हैं, तो किस तरह किचन पे प्रभाव पड़ रहा है आप लोगों को? जी बहुत प्रभाव पड़ रहा है इसका। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई जिस हिसाब से हम उसका यूज़ करेंगे उस हिसाब से गैस चलती है। और सबसे बड़ी बात 50 रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं, बढ़ गए। वैसे भी पहले 952 रुपये थे, अब 1000 समथिंग है, 1002 रुपये हैं। तो इसकी वजह से भाई, और उसके बाद फिर गैस की चोरी भी होती है। जहाँ से हम लोग लाते हैं वहाँ से भी कुछ कटिंग होके आती है। तो मुश्किल से 15 दिन 20 दिन या 25 दिन ही गैस चल पाती है। और अगर हम महीने में 2 बार गैस भरवाएंगे तो समझ लीजिए 2000 तो हमारा गैस का ही चला जाएगा। उसके अलावा बाकी चीज़ें हैं, तो आम लोगों के लिए तो सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। हर चीज़ पे आम लोगों के लिए सर्वाइव करना तो मुश्किल हो जाएगा ना। क्या नाम है? जी निशा मिश्रा। संगम नगरी प्रयागराज में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरफ से शहीद दिवस के अवसर पर विशेष व्याख्यान पोस्टर प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें दृश्य कला के विभाग के सभी विद्यार्थियों ने अपनी कला के माध्यम से शहीदों के लिए भावनाएं व्यक्त की। पोस्टर प्रदर्शनी में भारत के वीर सपूत भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की तस्वीर ने सभी का मन मोह लिया। वहीं इस मौके पर कई प्रोफेसर व समाज सेवी भी मौजूद रहे। नमस्कार, आज हम लोग गांधी भवन में हैं। यहाँ पे 23 मार्च शहीद दिवस के उपलक्ष्य में चित्रकला प्रदर्शनी लगी है, जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के द्वारा चित्र बनाए गए हैं। क्या नाम है? मेरा नाम अनुष्का विश्वकर्मा है। 23 मार्च शहीद दिवस के अवसर पर दृश्यकला विभाग, केंद्रीय सांस्कृतिक समिति और गांधी भवन के तत्वाधान में यहाँ पर पोस्टर प्रदर्शनी और व्याख्यान माला का आयोजन किया गया है। और इसमें लगभग 100 से ज़्यादा बच्चों ने प्रतिभाग किया है। और आज़ादी के जो हमारे शहीद रहे हैं, हमारे जो नायक रहे हैं, उन नायकों पर केंद्रित ये प्रदर्शनी है। जितने भी यहाँ पे चित्र हम देख रहे हैं वो सब बच्चों ने स्वयं उन नायकों का चयन किया है और उनके बारे में बाकायदा अध्ययन किया है और एक दृश्यगत रूप में उन्हें श्रद्धांजलि अपनी दी है। परिचय बता दें। परिचय। मैं अजय जेटली हूँ, विभागाध्यक्ष दृश्यकला विभाग और केंद्रीय सांस्कृतिक समिति का अध्यक्ष। संगम नगरी प्रयागराज के नज़ारा है चंदलोक सिनेमा चौराहे का, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर ट्रैफिक सिग्नल बंद है और लोग नियम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और अक्सर यहां पर ट्रैफिक सिग्नल बंद रहता है और काफ़ी दिनों से यहां पर ट्रैफिक सिग्नल बंद है, मगर ना यातायात पुलिस को इसकी परवाह है, ना ही जिम्मेदारों को। किसी समय भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। एक तो चारों तरफ से आते जाते वाहन और ऊपर से खड़े सड़कों पर आवारा पशु, किसी समय भी हो सकती है बड़ी दुर्घटना, जिम्मेदार बेखबर।
नगरी प्रयागराज के अतरसुइया थाना अंतर्गत कल्याणी देवी चौराहे पर गोली चलने की खबर से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची अतरसुइया पुलिस जांच में जुट गई है। बता दें, पीड़ित आदित्य मालवी का आरोप है कि उनके ऊपर पिंटू सिंह व अभिषेक कुशवाहा ने गोली चलाई, जो कि उनके कान के बगल से निकल गई। फिलहाल कोई घायल नहीं है और किसी तरह की जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। फिलहाल अब पुलिस प्रथम दृष्टि जांच कर रही है। जांच के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि गोली चली है कि नहीं। फिलहाल क्या कुछ कहना है पीड़ित का, आइए सुनाते हैं आपको। यहाँ पे मैं खड़ा हुआ था, आज पेपर वगैरह देख के आए घर की दुकान, तो हम यहाँ पे चाय पीने आए थे अपनी जगह पे। यहाँ पे तभी पिंटू सिंह है और अभिषेक कुशवाहा एक लड़का है और उसके साथ एक और कोई लड़का था। मतलब ये सब लेके आए प्रॉपर सरिया, और वो सरिया से लेके आए, पहले सरिया मारे, फिर उसके बाद उन लोगों ने कोई अब कौन सा मतलब पिस्टल की बंदूक थी जो भी रहा, उन्होंने मतलब 2 फायर किया एकदम आपके। एक हमारे साथी भैया थे, उन्होंने थोड़ा पकड़ा तो उसकी वजह से बचे। एकदम सामने से एकदम मुंह पे एकदम चलाया, हमारे एकदम कान के पास से होते हुए गई। अच्छा, इससे पहले आपकी किसी तरह कोई दुश्मनी वगैरह थी? नहीं भैया, दुश्मनी नहीं थी। ये अक्सर गाली गलौज करते हैं, पुराने अपराधी भी रहे। ये रेप के सिलसिले में एक जेल भी गए हुए हैं ऑलरेडी। तो अक्सर होता नहीं गुंडे बदमाश के तहत एकदम दमंगई वाला, वो इनका पहले से ही वो रहता है। इससे पहले भी पैसे की कई बार हमसे वो करें कि पैसा मांगना, देना और ले लेना, फिर देना भी नहीं कभी, ये सब चीज़ें हैं। मतलब मेरी उनसे कोई पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है। 8 तारीख को इसी महीने की 8 तारीख की घटना है कि एक बार हुआ था, यहाँ पे मैं खड़ा हुआ था। ऑलरेडी मैं अकेला था, ये अपने बढ़िया हमेशा ये पूरे झुंड में चलते, मतलब भीड़ भाड़ लेके आए, गाली वगैरह देना, नशे में आगे फालतू हरकतें करना, गाली वाली दे रहे थे। उसी सिलसिले में हमारी इससे धक्का मुक्की हो गई थी। उस समय कुछ लोगों ने बीच बचाव किया तो मौके पे हटा दिया गया। फिर उसके बाद आज ये है, तो आज ये प्रॉपर उसमें मतलब असलहे वगैरह लेके आए। परिचय दे दीजिए अपना। जी, मेरा नाम आदित्य मालविया है, मैं यही कल्याणी देवी का ही निवासी हूँ यहीं से। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।